आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तो भवानीपुर का चुनावी संग्राम ममता बनर्जी ने शानदार तरीके से जीत लिया है। कोलकाता की सड़कों पर जीत का जश्न हर तरफ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि हर कोई यहाँ पर ममता दीदी की जीत का जश्न मना रहा है। हाथों में तृणमूल कांग्रेस के झंडे हैं, चेहरे पे यहाँ पर हरा रंग जो तृणमूल कांग्रेस का प्रतीक है वो साफ तौर से नजर आ रहा है। हर तरफ जश्न, जीत, ढोल, नगाड़े, गीत, संगीत कोलकाता की सड़कों पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ममता दीदी की साख, ताज, प्रतिष्ठा सब यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। ये देख सकते हैं, कुछ महिलाएं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ममता दीदी जीत गई हैं। हाँ, हमारा दीदी जीत गई है। हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है दिल्ली जाने का रास्ता। तो मोदी को हम मोदी को गद्दी से नवाएंगे। ये क्या लिखा है आप लोगों ने? 2024 में दीदी प्रधानमंत्री होगा। दीदी का जय। वो शुभेंदु चोर है। देखिए, ममता बनर्जी जो है पूरे देश में, मोदी जी अगर किसी से डरते हैं तो वो ममता दीदी है। आज बंगाल में हर आदमी के दिलों में, सबके दिलों में ममता बनर्जी राज कर रही है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल के बाहर जाके अभी त्रिपुरा में ये देखिए ये पश्चिम बंगाल के अंदाज में शंखनाद टीएमसी के कार्यकर्ता यहाँ पर साफ तौर से कर रहे हैं। शंख इनके हाथों में है, चेहरे पर हरा रंग है, आत्मविश्वास अब और भी बढ़ता जा रहा है। त्रिपुरा में खेला होगा, फिर गोवा में खेला होगा। ममता दीदी एकमात्र वो पर्सनालिटी है जो मोदी को गद्दी से हटा सकते हैं। बीजेपी मुफ्त भारत, इंडिया विदाउट बीजेपी वी वांट इन 2024। तो आप साफ तौर से देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं में यहाँ पर जोश नजर आ रहा है, जीत का शंखनाद यहाँ पर नजर आ रहा है। अब ममता दीदी ही नहीं, कार्यकर्ता अब ममता दीदी से मांग कर रहे हैं कि अब सियासत को पश्चिम बंगाल से आगे निकालकर दिल्ली तक ले जाइए। यहाँ पर अब साफ तौर से बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है। ये कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा यहाँ पर हो गया, क्योंकि ये जो उपचुनाव था ये टीएमसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ममता बनर्जी की साख, प्रतिष्ठा, दाव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। ममता बनर्जी जीती, उसके बाद वो लोगों के सामने आई, उन्होंने लोगों का धन्यवाद किया, भवानीपुर की जनता का धन्यवाद दिया और साथ में सेकुलरिज्म का एक संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि भवानीपुर जैसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है, जहां उड़ीसा से लोग रहते हैं, जहां गुजरात से, पंजाब से लोग रहते हैं, बिहार से लोग रहते हैं, उन सब के वोट तृणमूल कांग्रेस को आए हैं। और साथ में बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया है कि एक के बाद एक मेरे खिलाफ क्या क्या साजिशें नहीं रची गई, कभी मेरा पांव तोड़ दिया गया। अब सवाल ये है कि बीजेपी की अगली रणनीति पश्चिम बंगाल की सियासत को लेकर क्या होती है, यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर ममता बनर्जी जीत के बाद आई, जनता का अभिवादन किया, जश्न को लेकर लोगों का शुक्रिया अदा किया और कैसे बीजेपी पर प्रहार किया, सुनिए। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि बंगाल का जब इलेक्शन शुरू हुआ था तब से बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी हमारा पार्टी का खिलाफ में हुआ था। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कॉन्स्पिरेसी करके हम लोग को हटाने का बंदोबस्त किया था, लेकिन हम लोग आभारी हूँ पब्लिक के ऊपर कि जनता ने हम लोग को जीत दिया था। मैंने खुद इलेक्शन में लड़ा था, लेकिन वो कोर्ट में केस अभी हाजिर है, इसी के लिए सब जुडिस केस में हम कोई मंतव्य नहीं करेंगे। क्या क्या कॉन्स्पिरेसी नहीं हुआ था, मेरे को पाँव में भी चोट कर दिया था जैसे हम इलेक्शन में कंटेस्ट ना करें। उसका बाद बाई इलेक्शन आया, हम चुनाव आयोग का प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने टाइम का अंदर 6 महीने का अंदर जैसा सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का, और हमारा कोविड भी इधर में इतना नहीं है, कम है, कंट्रोल में है, तो उन्होंने जो इलेक्शन हम लोग को कंसल्ट करके, चीफ सेक्रेटरी को कंसल्ट करके इलेक्शन अनाउंस किया। तो ममता दीदी की जीत के बाद कोलकाता का मौसम भी काफी खुशनुमा हो गया है। बारिश हुई है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, हर जगह
जीत का शंखनाद सुनाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये टीएमसी की महिला कार्यकर्ता हैं, चेहरे पर हरा रंग है, दीदी दीदी के नारों की गूंज सुनाई दे रही है, जय बांग्ला के नारे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। साफ तौर से आत्मविश्वास टीएमसी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर और भी बढ़ गया, क्योंकि नंदीग्राम में जो इस पार्टी की सुप्रीम लीडर थी वो चुनाव हार गई थी, पार्टी जीत गई थी, सरकार बन गई थी, लेकिन दीदी खुद हार गई थी। ये दीदी की साख के लिए, ताज के लिए, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास के लिए ये जीत बहुत ज्यादा जरूरी थी। हर तरफ जश्न ही जश्न नजर आ रहा है। देख सकते हैं हम कालीघाट में मौजूद हैं, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का घर है, उससे थोड़े बाहर लगातार टीएमसी कार्यकर्ता कोलकाता के कोने कोने से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ममता बनर्जी की जीत के जयकारे यहाँ पर साफ तौर से गूंज रहे हैं। थोड़ी देर पहले मेरी सहयोगी आशिका ममता बनर्जी के ठीक नीचे मौजूद थी, वहां पर भी जश्न, ढोल, नगाड़े, रंग गुलाल दिखाई दिया। देखिए किस तरह से वहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा था। चुनाव आयोग के जीत के बाद जश्न न मनाने के निर्देश के बावजूद ममता बनर्जी के घर के बाहर ठीक कालीघाट की सड़कों पर टीएमसी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, पुरुष हो चाहे महिलाएं, सभी यहाँ पर हरे रंग का गुलाल लगाकर ममता बनर्जी की फोटो लगा करके और जश्न मना रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग तो इस जगह की लड़की है, ममता बनर्जी के घर का लड़की है हम लोग। ये बताइए कि लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि जश्न नहीं मनाना चाहिए कोविड प्रोटोकॉल के चलते, लेकिन सब लोग जश्न मना रहे हैं। ममता बनर्जी तो वैक्सीन कोलकाता में बहुत दे दिए, हम लोग दो वैक्सीन हम लोग का हो गया, हम लोग का कोरोना नहीं होगा, सभी लोग को हम लोग को हो गया वैक्सीन। हम लोग को ममता, कोई भी आदमी इधर कलकत्ता में बचा नहीं है जिसको वैक्सीन नहीं हुआ। ममता बनर्जी वैक्सीन दे के अपना घर का चुनाव अनाउंस किया, तभी चुनाव अनाउंस किया, और घर का लड़की घर में ही है और पूरी वेस्ट बंगाल में है। अब तो दिल्ली घर में बैठा हुआ है दीदी घर में। मोदी जी बोल रहे हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी को चुप होने जाने बोलिए। ठीक है, तो ये जो दावा है, हालांकि ये कोई पुष्टि नहीं है कि 2 वैक्सीन लेने के बाद किसी को कोरोना नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके जो तस्वीरें यहाँ से देखने को मिल रही हैं कोलकाता के कालीघाट से, वो यही है। लोग जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं, ममता बनर्जी की तस्वीर हाथ में लेकर, तृणमूल कांग्रेस का झंडा हाथ में लेकर के, कोई नाचता, कोई अबीर उड़ाता हुआ जीत का जश्न मना रहा है। तो टीएमसी के खेमे में जश्न का माहौल नजर आ रहा है, रंग गुलाल उड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के खेमे में आज थोड़ी मायूसी है। प्रियंका टिब्रेवाल से यही उम्मीदें थी कि जो चमत्कार, बड़ा फेरबदल शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में किया था, क्या प्रियंका टिब्रेवाल यहाँ कर पाएंगी? फिलहाल नाकाम हुई है, लेकिन हार के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है कि बेशक मैं हार गई हूँ, लेकिन मैन ऑफ द मैच मैं ही रही हूँ। 25,000 वोट मैंने ममता के गढ़ में हासिल किए हैं। संगठन जो है वो मजबूत जरूर होना चाहिए कोई भी चुनाव लड़ने के लिए। भवानीपुर में बीजेपी का संगठन इतना मजबूत नहीं था, बिल्कुल ये बात ज़रूर कहूँगी। लेकिन इसके साथ ये भी कहूँगी कि अगर लड़ाई की बात करें और हौसले की बात करें, तो कल तक जिस बच्ची को ये पहचानते नहीं थे, वो बच्ची 25,000 से ज़्यादा वोट उस जगह पर ले आके आई है, जिसका गढ़ ममता बनर्जी को कहा जाता था कि वो जगह उनका गढ़ है, और उस जगह में लेके आई है जहाँ ये कहते थे कि कोई मुझे पहचानता भी नहीं है। और एक बच्ची को हराने के लिए उनका पूरा मंत्रिमंडल, एक एक काउंसलर, एक एक संगठन सब सड़क पर उतार दिया मैंने। तो कोलकाता की सड़कों पर ममता दीदी की जयकार यहां पर सुनाई दे रही है। साफ तौर से बाबुल सुप्रियो जो अभी अभी बीजेपी छोड़कर आए हैं, उन्होंने भी यहां पर जीत की बधाई दी है ममता दीदी को। कुछ दिनों तक, कुछ महीनों पहले तक बीजेपी में शामिल थे, ममता दीदी पर प्रहार कर रहे थे, लेकिन एकाएक कहते हैं ना, सियासत में मन बदल जाता है। नेताओं के यहाँ पर कह सकते हैं कि किस तरह से विचार बदल जाते हैं, वो इस ट्वीट से समझिए। बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट किया है जिसमें वो ममता दीदी को जीत की बधाई दे रहे हैं, क्योंकि अब वो टीएमसी के नेता हैं। और ये अपने आप में बड़ा सवाल है यहाँ पर कि बीजेपी के ज़्यादातर दिग्गज नेता, मुकुल रॉय हो या फिर बाबुल सुप्रियो हो, इस तरह से एक के बाद एक कई दिग्गज नेता जो हैं वो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। तो आने वाले भविष्य में बीजेपी का
क्या रणनीति यहाँ पर रहने वाली है, भविष्य क्या होगा बीजेपी में। विधानसभा चुनावों में साफ तौर से जनता का जो संदेश है वो टीएमसी की तरफ है। 2024 में लोकसभा चुनाव यहाँ पर होने हैं, तब यहाँ की जनता किसे चुनेगी, लोगों से ही मैं पूछ लेता हूँ। ये बताइए कि ये तो हमेशा देखा जाता है बहुत सारे प्रदेश में कि जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो जो लोकल नेता होते हैं जैसे ममता दीदी है तो ममता दीदी को चुनते हैं, लेकिन अब 2024 आ रहा है तो ऐसा तो नहीं कि मोदी अब पसंद है आपके लोकसभा चुनावों में? नहीं, मोदी को गद्दी से उतर कर हम लोग भारतवासी सब दीदी को गद्दी में बैठाएगा। 2024 में दीदी को हम प्रधानमंत्री देखना चाहता है। हम नहीं पूरा भारतवासी चाहता है। उन्नयन उन्नयन घर घर में उन्नयन शुद्ध बांग्ला में होगा नहीं, पूरा देश में होगा। पिछले 7 सालों में देशवासी मोदी जी के करतूतों से परेशान होके उनको गोदी से हटाना चाहते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ममता ये टीएमसी कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास है। यहाँ पर साफ तौर से बीजेपी के खिलाफ बयान चल रहे हैं और कह रहे हैं कि ममता दीदी पश्चिम बंगाल नहीं, इन्हें दिल्ली में भी चाहिए। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायकों के दिल्ली पहुंचने पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सबको समझ लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी 70 विधायक हाईकमान की बात से आधा इंच भी इधर उधर नहीं जाएंगे और आलाकमान का हर फैसला वो मानने के लिए तैयार रहेंगे। टीएस सिंहदेव जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिस तरह की चर्चा है उसे लेकर बार बार जब उनसे सवाल किया जा रहा है कि आखिर इस तरह से रायपुर से दिल्ली तक इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस के विधायक किस लिए पहुंच रहे हैं, क्या कहीं कोई और ऐसी आशंका है जो भविष्य में बदलाव दिखा सकती है, उन्होंने साफ ये संकेत दे दिए और अपनी ओर से बयान दिया है कि पूरे 70 विधायक हाईकमान की बात पर ही अड़िग रहेंगे, चाहे जो फैसला हाईकमान लें। राजनीतिक परिवेश के सब साथी हैं, तो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति कोई भी काम करता है तो राजनीति जुड़ जाती है। मैं दिल्ली गया तो उसमें भी राजनीतिक भाव आ जाता है कि भले सिस्टर के जन्मदिन के लिए गए थे, इन लोग भी गए हैं। 90 में 70 की सरकार कभी अस्थिर नहीं हो सकती और ना ये होगी, और सबको ये मान लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि ये 70 के 70 जो कांग्रेस पक्ष के विधायक हैं, ये हाईकमान की बात के ना आधा इंच इधर जाएंगे ना आधा इंच उधर जाएंगे, सब हाईकमान की बात पे ही रहते हैं और काम करते हैं। आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने बीजेपी पर कांग्रेस की राज्य सरकारों को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पहले बीजेपी ने ग्वालियर के महाराजा को निशाने पर लिया और फिर पंजाब के महाराजा पर अपना रुख किया और अब बीजेपी के टारगेट में सरगुजा के महाराजा यानी कि टीएस सिंहदेव हैं। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों का जमावड़ा है और ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बृहस्पति सिंह हैं, कांग्रेस के विधायक हैं छत्तीसगढ़ से। आप लोग कह रहे हैं कि निजी यात्रा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में रायपुर में न जुटकर आप लोग दिल्ली में जुटे हुए हैं, क्या आला कमान को संदेश दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में किसी तरह का नेतृत्व परिवर्तन न होना चाहिए, अगर कोई संभावना भी हो तो? आला कमान की संदेश देने की बात कहाँ से आ गई? मैंने पहले भी कहा कि भगवान अपने भक्तों की बात सुनता है, भक्त अपनी बात जब चाहे भगवान को रख सकता है, कार्यकर्ता अपनी नेताओं को अपनी बात रख सकता है जब चाहे रख सकता है। उनके कभी नेता अपने कार्यकर्ता से नाराज नहीं होता। पहले मध्य प्रदेश के लोगों ने टारगेट किया महाराजा को, ग्वालियर की महाराजा को। मध्य प्रदेश हमारी अच्छी चल रही सरकार को इन लोगों ने गिराने का काम किया। इसके बाद इन लोगों ने पंजाब के महाराजा की ओर रुख किया, वहाँ भी ने अस्थिर करने का असफल प्रयास किया है। दूसरा आपको बता दो, सरगुजा महाराज को मध्य प्रदेश में लोग, छत्तीसगढ़ में लोगों ने टारगेट किया है, छत्तीसगढ़ के महाराजा के ऊपर टारगेट किया है। उसके ऊपर उनके समर्थकों के माध्यम से, उनके माध्यम से लगातार गुमराह कर रहे हैं, उनके समर्थकों से अलूल जलूल बयान दिलवा रहे हैं और लगातार खुद आरएसएस के लोग तरह तरह के मीडिया में आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ से पता कर लीजिए, आरएसएस के लोग ये वीडियो बना के डाल रहे हैं, विदेश में चला रहे हैं। लेकिन बीजेपी आरएसएस चाह रही है कि आप ही के पार्टी के नेता और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव चाहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन हो। ये बीजेपी आरएसएस चाह रही है या टीएस सिंहदेव चाहते हैं?
देखिए, आरएसएस ऐसा षड्यंत्र रच रही है, लेकिन सरगुजा का महाराज बहुत होशियार है, विद्वान है, ऐसा किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने कह चुका है कि 100 जन्म में भी हम अलग जाने की बात सोच नहीं सकते। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जारी इस घमासान पर एक और बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के आदित्य राय की खबर है कि आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 3 और विधायक दिल्ली रवाना हुए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सबसे करीबी माने जाने वाले देवेंद्र यादव भी शामिल बताए जा रहे हैं। आज शाम तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिल्ली पहुंचने वाले विधायकों की संख्या 55 तक पहुंच सकती है। भूपेश बघेल खेमे के बड़े नेता, निगम मंडलों के अध्यक्षों के नाम भी अब दिल्ली आने की खबरें इनके नामों से जुड़ती चली जा रही है। यानी कांग्रेस के कई नेता एक के बाद एक दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 20 विधायकों ने एक सुर में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलों को बेबुनियाद करार दिया है, यानी परिवर्तन की अटकलों से साफ इनकार कर दिया है। बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक इस वक्त दिल्ली में हैं। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये उनकी निजी यात्रा है, लेकिन विधायक जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में जुट जाए तो इसे निजी यात्रा के तौर पे नहीं देखा जा सकता। छत्तीसगढ़ की सियासत में अंदर कुछ न कुछ चल रहा है, जिससे विधायक के मन में ज़रूर एक आशंका है, संदेह है। ये 25 विधायकों की संख्या है। इस वक्त 21 से 22 लोग यहाँ मौजूद हैं। विजय घाट के बाहर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है और तमाम विधायकों को एक साथ इकट्ठा किया है ताकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सियासत की जो नब्ज है, बार बार ये कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव खेमे के बीच खींचतान है मुख्यमंत्री पद को लेकर, उस पर बातचीत करते तमाम लोगों से। पहले बृहस्पति सिंह से बात करेंगे जो यहाँ मौजूद हैं और न्यूज़ 18 इंडिया पे पहले भी साथ में थे। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पहले राजघाट गए, विजय घाट गए, ये मसला है क्या? कुछ पक रहा है अंदर, बदलाव होने वाला है क्या? कहीं से दूर दूर तक बात नहीं है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ षड्यंत्रकारी नेताओं ने हिंदुस्तान के 3 राजाओं को टारगेट किया हुआ है। एक मध्य प्रदेश के ग्वालियर महाराजा को, दूसरा पंजाब के पटियाला महाराजा को और तीसरा छत्तीसगढ़ के सरगुजा महाराजा को, जिसमें आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा हमारा बहुत अच्छा सरकार चल रहा था। महाराज ग्वालियर को गुमराह करके वहाँ हमारी सरकार को गिराने में लोगों ने किया है काम। दूसरा हमारा पटियाला, तो पंजाब में तो सरकार बदल गई, नेतृत्व बदल गया। पटियाला महाराजा को भी ये लोगों ने गुमराह करके अस्थिर करने का प्रयास किया है। तीसरा छत्तीसगढ़ के सरगुजा महाराज को, टीएस सिंहदेव को गुमराह करके लोगों ने अस्थिर करने का असफल प्रयास किया है। लेकिन सरगुजा महाराजा बहुत विद्वान है, होशियार है, वहाँ कहीं से दूर दूर तक ऐसी संभावनाएं नहीं है। आम विधायकों से बातचीत करेंगे, एक एक करके सबसे उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। चंद्रदेव जी हैं हमारे साथ, विधायक भी हैं और संसदीय सचिव भी। पिछली बार भी करीब 55 से 60 लोग जुटे थे, पार्टी के पदाधिकारी और विधायक, तो मामला तब सुलटा नहीं और आपके मुख्यमंत्री को एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में दी गई है, सीनियर पर्यवेक्षक की, तो क्या यहाँ की जिम्मेदारी से मुक्त होंगे, ऐसा लगता है क्या? देखिए, आपने दोनों बात कह दी। पिछले बार 60 से 65 विधायक जो आए थे उसी समय स्पष्ट हो गई और आज बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इससे और स्पष्ट हो गई कि भूपेश बघेल एकलौता किसान नेता है और ओबीसी फैक्टर से बिलोंग करता है और बड़ा चेहरा है, पूरे देश में एकलौता किसान नेता है और छत्तीसगढ़ के एकलौता ऐसा नेता जो किसानों को 2500 रुपये कुंटल में धान खरीद रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में एकलौता छत्तीसगढ़ राज्य है जहां किसान हित में लगातार काम हो रही, कर्जा माफी से लेकर समर्थन मूल्य में धान खरीदी की जा रही। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की दी है ताकि वहां किसान उनसे प्रेरित हो, उनसे कुछ सीखे और उस स्टेट में जब इतना बड़ा चेहरा वहां जाएगा तो निश्चित ही वहां भी बदलाव हो। रामकुमार यादव जी, ये बताइए कि बड़ी जिम्मेदारी वहां दी गई है, यहाँ के कामकाज से खुश होकर, छत्तीसगढ़ के कामकाज से खुश होकर क्या आने वाले दिनों में परिवर्तन कर सकते हैं जैसे पंजाब में किया कांग्रेस ने? देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी में इतना नेतृत्व क्षमता है। 90 विधानसभा में तमाम मोदी जी के रोकने के बावजूद भी 90 में 70 देता हो। अभी असम में भी डिप्टी उनको लगाया गया था और हमारे जैसे देखते हैं, जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ मैं, हम पुलिस में भर्ती होते हैं और जब हम सब इंस्पेक्टर में भर्ती होते हैं, अच्छा काम करते हैं तो उसको टीआई बनाया जाता है। उसी प्रकार से आज यहाँ पर हमारे जो है पर इस देश के राहुल गांधी जी जो हमारे भावी प्रधानमंत्री जी हैं, सोनिया दाई हैं, ये भूपेश बघेल जी के जो काम को क्षमता देख करके जिस प्रकार का भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं प्रदेश में, आज उसको चेहरा बना करके आज देश में घुमा रहे हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव हैं।
ऐसे यानी नहीं बदलने चाहिए, आप कह रहे हैं? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे काम करने वाले को कौन बदलेगा? बस्तर क्षेत्र के विधायकों से बातचीत करेंगे, मैम आप लोग से भी बातचीत करेंगे, तमाम लोगों की राय लेंगे। आप चाहते हैं कि भूपेश बघेल ही बने रहें? निश्चित रूप से भूपेश बघेल 5 वर्ष नहीं, वो 20 साल तक बने। 20 साल तक बने रहे। आप क्या चाहेंगे सर? बिल्कुल, ये अभी जो सशक्त नेतृत्व है इसके आधार पे तो कोई कह ही नहीं सकता। और ये जो केवल बीजेपी वालों का एक बीजेपी की साजिश है। सरगुजा इलाके से कुछ लोग हमारे साथ हैं। विनय जी आप जिस इलाके से भी आते हैं, क्या वहाँ नेतृत्व ऐसी बात क्यों हो रही है कि टीएस सिंहदेव बन सकते हैं या भूपेश बघेल बन सकते हैं, तो भूपेश बघेल हट सकते हैं? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। हमारे हाईकमान ने 5 साल के लिए बनाया है। वो पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ के लोग ये एहसास कर रहे हैं कि पहली बार हमारे बीच में गरीब किसान मजदूर वर्ग के लोगों के लिए सोचने वाले हमारे माननीय भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैम आप क्या चाहेंगे? महिला आवाज क्या है? महिला विधायकों की आवाज क्या है अंदर? एक ही आवाज़ है, हमारे छत्तीसगढ़ का जो नेतृत्व का बागडोर हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, वो बना रहे और आगे भी 5 साल ही क्यों, आगे भी जब तक हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वही बने रहे। और कुछ विधायक जुटेंगे आप लोग के साथ अभी अगले 1-2 दिनों में? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, और भी विधायक हैं और रात में भी पहुंच जाएंगे, कल सुबह भी आ जाएंगे बहुत से विधायक। तो अगर आप लोग की आवाज ले तो आप लोग चाहते हैं कि भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री के तौर पे बने रहे? बिल्कुल, और उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में ऐसा काम हुआ है और उसका प्रतिसाद उसके कामों का आज मिला है, तो निश्चित ही आज उसके नेतृत्व सब लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, यही आप भी चाहती हैं? बिल्कुल मैं चाहती हूँ, क्योंकि हमारे नेतृत्व जो कर रहे हैं माननीय भूपेश बघेल जी जन जन के नेता है, किसानों के नेता है, और किसानों के लिए जितना काम किया आज तक विश्व के कोई भी मुख्यमंत्री ने। और कोई नेताओं से आप मिलेंगे? पार्टी आला कमान से मिलेंगे आप लोग? अब वो तो समय बताएगा। समय बताएगा। मिलेंगे आप लोग के? हम सभी विधायक का राय आपको स्पष्ट दिखा होगा कि सम्मानित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ सरकार इतने बहुत शांतिपूर्वक गरीब को, अमीर को, किसान को, बड़े व्यापारियों को, सबको लेकर चलने वाला मुख्यमंत्री हैं, जो आज की स्थिति में 90 सीट में 70 सीट कांग्रेस का मजबूती सीट पे आई हुई है और कहीं पे चूक नहीं होना है। मुख्यमंत्री बना हमेशा भूपेश बघेल जी रहे। द्वारकाधीश जी आप क्या कहेंगे? देखिए माननीय, हम तो दिल्ली घूमने आए हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ऐसे घूमने थोड़े आते, पहले तो कभी नहीं आए थे। पिछली बार जब 50 लोग जुटे तो एआईसीसी दफ्तर में थे। पहले भी आए हैं। ये अलग बात है कि उस समय आप नहीं आए, और कहीं न कहीं मीडिया इस बात को तुल दे रही है 2.5 साल की कि कांग्रेस के इतिहास में मेरा जो पहली बार चुन के आया हूँ, लेकिन ऐसा तो आज तक के कभी नहीं हुआ है। और कांग्रेस हाईकमान की विश्वास और जनता की विश्वास, जनप्रतिनिधियों की विश्वास सर्वविदित है। कांग्रेस हाईकमान की विश्वास हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर है। असम में भी उनको जिम्मेदारी दिया गया, यूपी में भी दिया गया है। अगर समूचे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उपदेश में अगर कोई काम हो रहा है तो आप जाके देख सकते हैं। आप भी मीडिया के माध्यम से इस बात से अवगत होंगे। किसानों को अकाल की स्थिति में बेगर फसल बेचे 9000 एकड़ का ऐलान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर दिए थे। मजदूर भाइयों का पंजीयन शुरुआत हो चुकी है। 6000 रुपये मजदूरों को वार्षिक में दिया जाएगा। और नेतृत्व बदलना चाहिए या नहीं? नेतृत्व की तो बात ही नहीं है।